चीन की अकड़ खत्म करने के लिए अब अमेरिका ने अपनी तरफ से मोर्चा खोल दिया है। चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत वो जर्मनी से करने जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका जर्मनी में तैनात 52,000 अमेरिकी सैनिकों में से 95,000 सैनिकों को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिका ये कदम ऐसे वक्त में उठा रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है, तो दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा है कि वे जरूरत पड़ने पर चीन की सेना का मुकाबला कर सके। पोम्पियो ने कहा कि हम तय करेंगे कि हमारी तैनाती ऐसी हो कि PLA का मुकाबला किया जा सके। हमें लगता है कि ये हमारे समय की चुनौती है और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पास उससे निपटने के लिए सभी संसाधन उचित जगह पर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के निर्देश पर सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है और इसी योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। पोम्पियो ने यह कहा कि सैनिकों की तैनाती जमीनी स्थिति की वास्तविकता के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर अमेरिकी संसाधन कम रहेंगे, कुछ अन्य जगह भी होंगी। मैंने अभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खतरे की बात कही है, इसलिए अब भारत को खतरा है, वियतनाम को खतरा है, मलेशिया, इंडोनेशिया को खतरा है और दक्षिण चीन सागर की चुनौतियां हैं। अमेरिका ने खतरों को देखा है और समझा है। साइबर इंटेलिजेंस और मिलिट्री जैसे संसाधनों को कैसे बांटा जाए। सूत्रों की माने तो अमेरिका हिंद महासागर स्थित सैन्य ठिकाने डियो गार्शिया पर पहली बार में 95,000 सैनिकों को तैनात करेगा। इसके अलावा ताइवान भी अपने यहाँ सेना तैनाती के लिए जगह दे सकता है। बता दें कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने जापान, दक्षिण कोरिया, डियो गार्शिया और फिलीपींस में हैं। मनमोहन सिंह की UPA सरकार सियाचिन का इलाका पाकिस्तान को देना चाहती थी। इस बात का खुलासा तत्काल आर्मी चीफ जनरल JJ सिंह ने किया तो सियासी तूफान मच गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि असल में ये परिवार अपने शासनकाल में खुद हिंदुस्तान की जमीन चीन और पाकिस्तान को देने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम करने में लगा हुआ था। संबित पात्रा ने ये तक पूछ लिया कि इस तरह की डीलिंग में उन्होंने कितना माल कमाया, उन्हें देश को बताना चाहिए। असल में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल आर्मी चीफ ने सियाचिन ग्लेशियर के लिए UPA सरकार की जिस योजना का खुलासा किया, जनरल सिंह ने कहा कि भारत ने सियाचिन को 1984 में कंट्रोल किया। पाकिस्तान कभी भी वहां आया ही नहीं। वो जहां है वहां से सियाचिन ग्लेशियर को देख भी नहीं सकते। वे अपने देश को झूठ बोलते हैं कि वो सियाचिन से कम 10 से 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ हैं। इसके बाद जनरल सिंह ने कहा कि दरअसल सियाचिन से भारतीय सेना को हटाने का प्रस्ताव 1989 में ही तय कर लिया गया था और वे तब भी अहम पद पर थे और इसका विरोध किया था। जो प्लान 1989 में बनाया गया था वही प्लान 2006 में भी बनाया गया। 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद गए सियाचिन में। तब आर्मी चीफ जनरल सिंह ने उनसे कहा कि देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर हमारा कब्जा है, हम सारे महत्वपूर्ण दर्रों पर हैं, तो अभी हमें यहाँ से कोई हिला नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि इसको एक जोन ऑफ पीस बनाना है तो पाकिस्तान को पहले कबूल करना पड़ेगा कि उनकी मौजूदा पोजीशन कहाँ है। लेकिन ये बताने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि हम नहीं बताएंगे कि हमारी पोजीशन कहाँ है। इसका मतलब कि उन्हें डर है। फिर हमने कहा कि हम इस प्रपोजल को रद्द कर देंगे। असली बात यह है कि क्लियरली मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताया कि आप ये कदम मत उठाइए क्योंकि आप संभाल नहीं पाएंगे और इसलिए आर्मी का रिकमेंडेशन यही है। संबित पात्रा कहते हैं कि अगर सेना नहीं रोकती तो मनमोहन सरकार पाकिस्तान को सियाचिन दे देती। इससे चीन और पाकिस्तान दोनों को फायदा होता। आज हम वहाँ लाभदायक स्थिति में हैं। बीजेपी के संबित पात्रा ने पूछा कि चाइना को फायदा, पाकिस्तान को फायदा, और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि इससे ये माँ बेटे को क्या फायदा होता है, इस रॉयल डायनास्टी को क्या फायदा होता।
कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने इमरजेंसी के बहाने कांग्रेस नेतृत्व पर सीधा हमला किया है। इमरजेंसी के 45 साल पूरा होने पर ट्वीट किया और लिखा कि इमरजेंसी याद दिलाती है कि लोकतंत्र की जब भी परीक्षा होती है वो पूरी ताकत से लड़ता है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार में देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। उनके इस फैसले को आजाद भारत का सबसे विवादास्पद फैसला माना जाता है। उनका ये बयान कांग्रेस को असहज करने के लिए काफी है। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकाल लागू रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों में कटौती कर दी गई थी। विपक्ष के नेताओं और यहां तक कि इंदिरा गांधी के शासन की शैली का विरोध करने वाले कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी जेल भेज दिया गया था। अपने ट्वीट में मिलिंद ने लिखा, इमरजेंसी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की जब जब परीक्षा ली जाती है वो पूरी ताकत से लड़ता है। ये राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होता है। लोकतांत्रिक संगठन बेहतर तरीके से खुद को ढालते हैं और चुनौतियों से पार पाते हैं। लोकतंत्र लगातार प्रगति कर रहा है और इसके लिए समर्पण, बलिदान और ईमानदार आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। असल में कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की कमी को बताकर कई नेता या तो पार्टी से अलग हो गए या फिर निकाल दिए गए। ताजा मामला संजय झा का है, जिन्हें प्रवक्ता पद से इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने पार्टी में अपनी बात रखने के लिए किसी फोरम के नहीं होने की बात कही थी। मिलिंद देवड़ा भी लंबे अरसे से पार्टी में हाशिए पर ही हैं। बता दें कि इमरजेंसी की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किए। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कई ट्वीट किए। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस दिन 45 साल पहले सत्ता की खातिर एक परिवार के लालच ने आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। प्रेस, अदालतें, भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों, दलितों पर अत्याचार किए गए। लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया था। भारत में लोकतंत्र बहाल हुआ था, लेकिन ये कांग्रेस में गायब रहा। परिवार के हित पार्टी और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। खेद है कि कांग्रेस में अभी भी ये स्थिति मौजूद है। प्रधानमंत्री राहत कोष के खाते में भी कांग्रेस ने बड़ी सेंध लगाई थी। प्रधानमंत्री राहत कोष से बहुत सारा माल कांग्रेस ने सारे नियमों को ताक पर रखकर राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिया, जिस पर गांधी वाड्रा परिवार का कब्जा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर इस किस्म के बड़े गंभीर आरोप लगाए। दस्तावेज साझा करते हुए पार्टी प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 2007-8 में फाउंडेशन को पीएम राहत कोष से दान मिला। नड्डा ने सीधे सीधे यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में परेशान लोगों की मदद के लिए बिना प्रधानमंत्री राहत कोष राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दान कर रहा था। और इस राजीव गांधी फाउंडेशन बोर्ड में कौन था? श्रीमती सोनिया गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। नड्डा ने कहा कि नैतिकता को ताक पर रखकर ये सब किया गया और पारदर्शिता के बारे में सोचा तक नहीं गया। नड्डा ने कहा कि देश के लोग अपने खून पसीने की कमाई साथी नागरिकों की मदद के लिए इस राहत कोष में दान करते हैं। जनता के पैसे को किसी परिवार के फाउंडेशन में डाइवर्ट करना भारत की जनता के साथ सरासर धोखा है। बीजेपी चीफ ने कहा कि एक परिवार के लालच में देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा कोई रचनात्मक एजेंडे में लगाई होती तो क्या बात होती। कांग्रेस के शाही घराने को निजी लाभ के लिए ऐसे लूट मचाने पर देश से माफी मांगने की जरूरत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पूरी तरह से जनता के पैसों पर चलता है। इसे बजट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इसमें दिए जाने वाले दान पर इनकम टैक्स नहीं लगता। राहत कोष का पैसा आपदा राहत से लेकर जरूरतमंदों और बीमारों की मदद में खर्च होता है। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर 1991 में फाउंडेशन बनाया गया। इसके बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार ये फाउंडेशन स्वास्थ्य, साक्षरता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल कल्याण जैसे गंभीर मुद्दों पर काम कर चुका है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर और वह भी निहायत फूहड़ तरीके से हमला करने के मामले में अब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। असल में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये चाहते हैं कि पार्टी के बाकी नेता भी चौकीदार चोर है की तर्ज पर पीएम मोदी पर हमला करें, लेकिन ऐसा कर पाना बाकी नेताओं को गवारा नहीं है। हालात ये हैं कि कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा को गांधी परिवार की
धौंस के बूते विरोध की आवाज को दबाना पड़ा। सूत्रों के हवाले से कांग्रेस कार्यकारिणी से आई खबरों में बताया गया कि किस तरह मोदी पर हमला न करने की सलाह देकर आरपीएन सिंह अकेले पड़ गए, क्योंकि गांधी वाड्रा परिवार का मूड भांपते ही सारे नेता हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर चुके थे। देश में इमरजेंसी लागू होने की बरसी पर बीजेपी को भी कांग्रेस के भीतर असहमति को हवा देने का मौका मिल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इमरजेंसी के 45 साल बाद देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन कांग्रेस के भीतर नहीं है। सोनिया गांधी खुशकिस्मत हैं कि कांग्रेस में भी अभी शरद पवार जैसा कोई नेता नहीं है, वरना एक और आरपीएन सिंह बनते देर नहीं लगती। ऐसा भी नहीं है कि असहमति के कुछ मुद्दों पर विरोध प्रकट करने वाला कोई नेता नहीं। कांग्रेस कार्यकारिणी से असहमति और विरोध की जो खबर आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो कभी वैसे ही विरोध जताया करते थे। धारा 370 और सीएए पर कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ विरोध करने वालों में सिंधिया भी थे। उनके विचार से इत्तेफाक रखने वाले कांग्रेस में बचे उनके साथी भी। मुमकिन है शरद पवार न सही, सिंधिया बनने के मौके की तलाश में कई कांग्रेसी नेता सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। सीडब्ल्यूसी की वर्चुअल मीटिंग 23 जून को हुई थी और अशोक गहलोत जैसे नेताओं ने फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने की मांग शुरू कर दी। ये खबर सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई है, लेकिन पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यही समझाने की कोशिश की कि चर्चा में ये मुद्दा नहीं रहा। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी बैठक में ज्यादा माथापच्ची भी एक ही बात पर हुई। तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत और सीधा हमले को लेकर इस मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस में दो फाड़ नजर आया। दरअसल आरपीएन सिंह ने सुझाव दे डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और गलत फैसलों पर हमले तो निश्चित तौर पर जारी रखने चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से परहेज रखना चाहिए। राहुल गांधी सबसे ज्यादा आरपीएन सिंह की इस सलाह से खफा हुए और साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी। मामला तब और भी गंभीर हो गया जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह डाला कि कांग्रेस में ये केवल राहुल गांधी ही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से अकेले लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रियंका गांधी ने पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को तो दुख पहुंचाया ही होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को हुई होगी। हो सकता है मनमोहन सिंह की आलोचना का लेवल प्रियंका गांधी को पसंद न आया हो, क्योंकि मनमोहन सिंह के बयान में तीखापन तो था, लेकिन चौकीदार चोर है जैसा सस्ता और बिकाऊ नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, अब इस बात पर भी फैसला हो जाना चाहिए कि हमें प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना है या फिर महज मोदी सरकार की नीतियों पर ही। प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले को लेकर ऐसी राय देने वाले आरपीएन सिंह पहले नेता नहीं हैं, बल्कि जयराम रमेश, शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता भी ऐसी सलाहियत समय समय पर देते रहे हैं। लेकिन सभी के हिस्से में कांग्रेस नेतृत्व का कोप भाजन बनने के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। गुटबाजी और कलह कांग्रेस में कभी खत्म नहीं हो सकती। वक्त कोई हो, मौका कोई हो। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय और कमलनाथ के गुटों के बीच तथाकथित एकता की असलियत की पोल भी खुलने लगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल को पीसीसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गोयल को दिग्विजय सिंह का समर्थक माना जाता है और कमलनाथ की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश कांग्रेस में नए सिरे से गुटबाजी की शुरुआत हो सकती है। 2018 में विधानसभा चुनावों के बाद जब कमलनाथ सीएम बने थे, तब से दिग्विजय सिंह उनके साथ सबसे बड़े सिपहसालार बने हुए हैं। इस साल मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से विदाई होने को लेकर भी पार्टी में कमलनाथ और दिग्विजय के गुटों द्वारा उनके ऊपर बनाए गए दबाव का नतीजा भी इसे माना जा रहा है। हाल के राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग के दौरान भी कमलनाथ ने दिग्विजय की जीत के लिए हर कोशिश की, लेकिन अब दोनों के बीच की तथाकथित दोस्ती नए रंग में नजर आ सकती है। कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद से ही दिग्विजय की उसमें भूमिका को लेकर कयास लगने लगे थे। कई कांग्रेस नेताओं ने भी तभी जुबान में माना कि दिग्विजय की राज्यसभा पहुंचने की जिद से सिंधिया समर्थक विधायक पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए, लेकिन कमलनाथ चुप्पी साधे रहे। अब जबकि विधानसभा की 24 सीटों के लिए उपचुनाव सिर पर हैं, कमलनाथ ने गोयल को पद से हटाकर दिग्गी को झटका दे दिया। बिहार और बिहारियों से नहीं, बल्कि देश के हर राज्य के लोगों से ठाकरे खानदान कभी तरीके से पेश नहीं आया। क्षेत्रवाद की राजनीति से जन्मी शिवसेना का चरित्र आज भी वैसा ही है।
जैसा उसकी स्थापना के समय था। आज भी ये पार्टी हर मुद्दे पर क्षेत्रवाद के चश्मे से बात करती है, उसे देखती है और प्रतिक्रिया देती है। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जिस तरह पराक्रम दिखाते हुए शहादत दी, उस पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जवानों की शहादत को याद करते हुए उनकी वीरता की तारीफ की। क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाली शिवसेना को ये तारीफ रास नहीं आई और संजय राउत अपनी 2 टके की सियासत करने पर उतर आए। संजय राउत ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार रेजिमेंट ने लद्दाख की गलवान घाटी में बहादुरी दिखाई तो महारों, मराठों, राजपूतों, सिखों, गोरखाओं और डोगरा रेजिमेंट सीमा पर तंबाकू मलते बैठे थे। क्या महाराष्ट्र के वीर पुत्र सुनील काले कल पुलवामा में शहीद हो गए? लेकिन बिहार में चुनाव होने के कारण ही सेना में जाति और प्रांत का महत्व बताया जा रहा है। इस तरह की राजनीति कोरोना से भी बदतर है। महाराष्ट्र में विपक्ष इस खुजली को खुजलाने का काम कर रहा है। अब संजय राउत को कौन बताए कि किसी भी रेजिमेंट में किसी खास राज्य, जाति और धर्म के आधार पर नियुक्ति नहीं होती। हर रेजिमेंट में पूरे देश के जवान शामिल होते हैं। लेकिन संजय राउत को अपनी ओछी राजनीति में सेना को घसीटना था, सो उन्होंने किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखने के बाद मीडिया से सवाल करने पर संजय राउत ने कहा कि सेना की कोई भी रेजिमेंट बस रेजिमेंट होती है। हर रेजिमेंट की अपनी परंपरा और गाथा है। सभी रेजिमेंट देश के होते हैं, किसी प्रांत, राज्य या किसी धर्म के नहीं। संजय राउत ने कहा कि राजपुताना रेजिमेंट सिख रेजिमेंट है, महार, बिहार, गोरखा और डोगरा रेजिमेंट हैं। ये परंपरा के नाते रेजिमेंट का नाम होता है। सिर्फ एक रेजिमेंट का नाम लेना, एक राज्य का नाम लेना, ये राष्ट्रीय अखंडता और एकात्मता के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के कारण बिहार रेजिमेंट का नाम लिया जा रहा है। गलवान में भारतीय सेना ने पराक्रम की जो पटकथा लिखी है वो चीन को सदियों याद रहेगी। इसके अलावा चीनी सेना के कर्नल को भी बंधक बना लिया गया था। सैनिकों ने मौजूद चीन की पोस्ट को नष्ट कर दिया। चीन के कई सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। बता दें कि बिहार रेजिमेंट में सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं चुने जाते, बस इस रेजिमेंट का ही नाम बिहार रेजिमेंट है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इसकी शुरुआत बिहार के जिलों से हुई थी। बिहार रेजिमेंट के शहीद होने वाले 20 सैनिकों में न सिर्फ बिहार के बल्कि दूसरे राज्यों के भी जवान शामिल थे। देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह से जवानों को सलामी दी गई। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर रहे कर्नल संतोष बाबू भी तेलंगाना के रहने वाले थे। तेलंगाना के सूर्यपेट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इसी तरह बिहार, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के रहने वाले सैनिकों का उनके गृह राज्य में अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन शिवसेना ने इन शहीदों को क्षेत्रीय आधार पर बांटकर उनकी शहादत का अपमान किया। अपने पराक्रम और शौर्य के लिए मशहूर रही बिहार रेजिमेंट भारत के तमाम महत्वपूर्ण सैन्य संघर्षों का हिस्सा रही है। देश के लिए प्राणों की आहुति देना बिहार रेजिमेंट की परंपरा रही है। 18वीं सदी में बिहार बटालियन से शुरू हुआ गठन 1941 में बिहार रेजिमेंट के तौर पर स्थापित हुआ। तब से अब तक इस रेजिमेंट के जवान सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सीमाओं पर संघर्ष तक के समय में इतिहास रचते आए हैं। वीर बिहारियों की इस रेजिमेंट के नाम पर एक विश्व रिकॉर्ड समेत कई कीर्ति गाथाएं दर्ज हैं।